ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया. So let us draw the figure. So question is of friction. जागृति, क्वेश्चन मिला? Yes, sir. ट्राई किया? No, sir. ट्राई करो भी, समझो पहले क्वेश्चन को क्या है. कहाँ गया मॉड्यूल यार, किस दिन कब है मॉड्यूल कहाँ पर? फ्रिक्शन का WEP का मिला. होमवर्क नहीं दिया क्या बहुत दिन से? ये है. पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7. In the figure shown, the coefficient of static friction between block B and the wall is 2/3, and the coefficient of kinetic friction between B and the wall is 1/3. Other contacts are smooth. Find the minimum force F required to lift B up. Now, if the force applied on A is slightly increased than the calculated value of minimum force, then find the acceleration of B. बड़ी सिंपल सी बात है. देखो, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 7. हमें एक ब्लॉक गिवन है, इसको हमें ऊपर उठाना है. ये ब्लॉक गिवन है, इस ब्लॉक को हमें ऊपर उठाना है, isn't it? ये ब्लॉक ऊपर उठाना है. मान लो ये ब्लॉक बी है, इसको ऊपर उठाना है. अब हमें फोर्स कैसा लगाना है? फोर्स में कैसे लगा रहा हूं मैं? फोर्स इस पर डायरेक्टली नहीं लगा रहा हूं, मैं एक दूसरे वेज का, दूसरे ब्लॉक का यूज करके इसको फ्रिक्शन, ये इसको लगा रहा हूं. मैं इसको धक्का नहीं सीधा दे रहा हूं, मैं इधर दे रहा हूं. नहीं समझे? अरे बोलो, यही तो है. तो मेरा फोर्स जो मैंने यहां अप्लाई किया है वो सीधा इसको नहीं मिल रहा, वो ऐसे मिलेगा ना, इसको नॉर्मल मिलेगा. अरे ये जो दो सॉलिड चीजें एक दूसरे को नॉर्मल की तरफ प्रेस करती है ना, नॉर्मल की तरफ. तो ये जो बीच में आ गया, इसने मेरे एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया. तो अब मैं अगर बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सारे बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं. बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाओ मुझे. बी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो जल्दी बोलो. एक तो mg है. मास कितना है इसका? m है. और कौन सा है? नॉर्मल डायरेक्शन दीवार का एक तो, और एक इसका भी तो है ना, इसका. अरे ये जो है N2. और ये ऊपर उठना चाहता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे. और कोई फोर्स जल्दी बोलो, और कोई फोर्स है क्या? वो तो आएगा, हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन. वेरी गुड. इसके बीच नहीं, यहां पर अभी तो इसको उठाना है सिर्फ, अभी इसको चलाना नहीं है. मिनिमम फोर्स जिससे कि ये खिसकना शुरू कर दे, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का काम है. और उसके बाद जब शुरू हो जाएगा तब काइनेटिक की जरूरत पड़ेगी. तो ये सारे फोर्सेस, क्या किसी को डाउट है इन सारे फोर्सेस में कौन फोर्स किधर लग रहा है? कौन सा फोर्स किधर लग रहा है? कोई डाउट है क्या? दिखाओ क्वेश्चन. ये हमें उठाना है, तो क्या काम करना है बताओ? इसको उठाने वाला फोर्स कौन सा है ऊपर? Sir, I just had a doubt. हाँ, यस.
So won't there be a normal force upward as well, because it's on the ground? ओके 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 ओके, ग्राउंड पर है ना? Yes, sir. ओके, हाँ, वेरी गुड। सो यही तो देखना था। सो अनदर नॉर्मल फोर्स इज दिस। So at the time when this wedge, this block B is leaving the ground, then N3 will be 0, right? अभी इसको उठने वाला है, तो अगर हम उठने वाली कंडीशन में लिखें तो अभी कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? मान लो जस्ट लीविंग, मान लो ये ग्राउंड से इसका टच खत्म होने वाला है, तो कौन कौन से फोर्सेस हैं? अभी अभी ग्राउंड से फोर्सेस, अभी उठने वाला है, तो ये एफएस क्या हो चुका है? एफएस मैक्स। पूरा ताकत लगाकर ये रोक रहा होगा उस समय, है ना? जब ये पूरा उठने वाला होगा उस समय इनके बॉन्ड जो है बिल्कुल अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा करके रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज कर रहे होंगे। और N3 क्या हो चुका होगा? 0। हटा दें भाई, मिनिमाइज कर दे, सारा अच्छा रहेगा ना, जितना वेरिएबल्स कम करते जाए उतना अच्छा रहेगा। बोलो जागृति, ठीक है? Yes, sir. एंड बस ये फोर्सेस तो लगेंगे। अब देखो यहां से वैल्यूज को हम लिखते हैं, तो वैल्यूज को अगर लिखा जाए तो एफ एस मैक्स क्या होता है? एफ एक्स मैक्स का फॉर्मूला म्यू, कौन सा एन? वी हैव टू एन वन एंड N2, कौन सा एन? जहां पर फ्रिक्शन लगाना है वहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है। अरे N1 ना, यहीं पर तो एफ एस है, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया म्यू N1। अभी उठने वाला है। अब ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स इसको ऊपर उठा रहा है? ऊपर उठाने वाला कौन सा फोर्स है? N2 का कंपोनेंट, N2 का कंपोनेंट, जल्दी बोलो। अरे N2 का कंपोनेंट ही तो। ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? ये इसके पैरेलल है और ये इसके पर नहीं, 90 माइनस थीटा। देखो ये वाला एंगल जो है, ये बात समझना, ये जो एंगल है ये कितना होगा? थीटा, तो 90 माइनस थीटा होगा। अरे बात समझ लो बच्चे। थोड़ा दूर कर देते हैं तो क्लियर दिख जाएगा। N2 मान लो यहां पर लग रहा है, ये N2 है, ये N2 की लाइन है, बोलो। अरे N2 की लाइन है कि नहीं? तो अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं ऐसा, तो ये एंगल कितना है? ये थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये इस पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल, ये ऊपर वाला जो होगा ये थीटा हो जाएगा। सोचो जरा, अरे ये थीटा होगा बच्चों, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये हुआ N2, कौन सा? N2। तो N2 का ये कंपोनेंट कितना हुआ? N2 cos थीटा, वेरी गुड। और ये कंपोनेंट कितना हुआ? N2 sin थीटा। बस क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। रिजॉल्व करना और कोई फोर्स छूट ना जाए। अब ऊपर उठाने वाला कौन सा फोर्स है? ऊपर उठाने वाला, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द बॉडी अप? N2 cos थीटा। N2 cos थीटा किससे ज्यादा हो जाए, किससे या किसके इक्वल हो जाए तो उठने की कंडीशन आ जाएगी? mg प्लस एफ एस मैक्स। अभी बिल्कुल क्या है? अभी उठा नहीं है, इट इज गोइंग टू मूव अप, इजंट इट? बस हो गया। mg एफ एस मैक्स कितना होगा? म्यू एस एन वन, म्यू एस एन वन। एंड व्हाट इज N1? अब इसको फोर्सेस को बैलेंस करो, एंड राइट और लेफ्ट के फोर्सेस को बैलेंस करो, तो N1 इज इक्वल टू N2 sin थीटा। सो N1 कैन बी रिटन एज, अरे ये तो ठीक है बच्चों, भाई राइट लेफ्ट को बैलेंस करोगे ये तो आएगा, बोलो। सो N1 कैन बी रिटन एज व्हाट? N2 sin थीटा, N2 sin थीटा। हमें N2 निकालना है, क्योंकि जब मैं N2 निकालूंगा तभी तो F पर पहुंचूंगा, है ना? F पर तो ही पहुंचेंगे। तो बस आ गया। अरे अब तो इसको इकट्ठा कर लो ना N2 के एक साथ को,
इन दोनों को इधर ले आओ इकट्ठा, तो कितना हो गया, उस वाले इधर ले आओ, तो N2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आ तो गया, देखो N2 कितना आ गया, N2 अभी F नहीं आया है, N2 इज इक्वल टू mg ओवर कॉस थीटा कितना था, थीटा गिवन है क्या, कितना 37 डिग्री, कितना गिवन है 53, हाँ साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा आ जाएगा, अगर tan थीटा 3/4 गिवन है तो साइन थीटा कितना होगा 3/5, नहीं यहाँ पर cos थीटा लिखेंगे ना, क्या लिखना है हमें, कहाँ गया, mg डिवाइडेड बाई cos थीटा कितना 4/5 माइनस म्यू एस कितना है, म्यू एस, अरे म्यू एस चेक करो, 2/3 की 1/3, 2/3, तो म्यू एस इज 2/3 इंटू साइन थीटा 3/5, मास गिवन है कि नहीं, कितना, हाँ बी का m है, तो mg डिवाइडेड बाई क्या यहां से आ गया देखो 2/5, तो 5mg/2, ये तो क्या आया, ये तो N2 आया, अभी F निकालना बाकी है, यहां तक बताओ कोई डाउट किसी को, बड़े सिंपल है, बहुत सिंपल, सारे फोर्सेस हैं, बैलेंस कर दिया, आ गया आंसर, अभी N2 आया है, हमें F पहुंचने के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसका भी बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना होगा, जल्दी बोलो, तो अभी देखना है हमें कैसे होगा, बताओ उसका एबिलिटी बनाए बच्चों, जल्दी बोलो, क्लियर यहां तक, कोई जल्दी जल्दी बताओ, टाइम कम है, यहां तक क्लियर है, Yes, sir. इसी पेज पर लिखते हैं, तो एबिलिटी बना रहे हैं किसका, इसका एबिलिटी बना रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस, एक तो इधर N2 लग रहा है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और इसका मास कितना 2mg, और ऊपर कितना है ये मान लो एंड कह दिया, और यहां पर कितना है F कह दिया, कि नहीं, अभी ये भी इक्विलिब्रियम में है, अभी कुछ हुआ नहीं है, कहीं एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ टेंडेंसी आई है स्लाइड करने की, अभी फोर्सेस बैलेंस्ड है, अभी क्या है फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो N2 के दो कंपोनेंट्स थे, जब N2 इधर था, सोचो जब N2 इधर था तो उसके दो कंपोनेंट से, इधर वाला कंपोनेंट कितना था N2 साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना था N2 cos थीटा, तो इस N2 का भी ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, अरे इस खाली रिवर्स तो हुआ है, तो N2 sin थीटा इधर हो गया, N2 cos थीटा नीचे हो गया, नहीं समझे बात, तो इसमें इसको अगर पुराना वाला याद है तो आप सीधा N2 के बजाय उसके कंपोनेंट्स यहाँ पर ऐड करा सकते थे, उससे थोड़ा सा कंपोनेंट्स बच जाएगा ना टाइम, अरे ये कौन सा कंपोनेंट N2 sin थीटा, और नीचे कौन सा कंपोनेंट N2 cos थीटा, कोई फ्रिक्शन है नहीं यहां पर, केवल दीवार के बीच में फ्रिक्शन है, तो अब कौन सा फोर्स बैलेंस कर दें, लेफ्ट राइट की फोर्स तो F आ जाएगा, सो F इज इक्वल टू N2 साइन थीटा, कितना साइन थीटा 3/5, और N2 कितना आया था 5/2 mg, 5/2 mg इंटू 3/5 इज 3/2 mg, है क्या आंसर, ये हो गया, इतना मिनिमम फोर्स लगेगा तब ये उठना शुरू करेगा, जल्दी बोलो किसी को डाउट, पार्थ, जागृति, जयश्रुत, हर्षिता, जितिशा, No, sir. अब क्वेश्चन क्या है आगे, नहीं नहीं इसका एक पार्ट और बचा है ना अभी, इफ द फोर्स इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, अगर फोर्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उससे थोड़ा बढ़ाएंगे तो
तो पूरे डायग्राम में क्या चेंज आएगा, जहां एफ था वहां एफ के आ जाएगा। नहीं समझे? काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम है क्योंकि उसका म्यू जो है 1/3 है, तो ये वीक पड़ जाएगा, तो इसमें सिस्टम में एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा। तब इक्वेशन क्या बनाओगे, वर्टिकल नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, वो वाला दिक्कत की बात हो सकती है। कर लोगे वो? नहीं कर पाओगे अभी। देखो चलो इसका बनाते हैं, इसका बीडी। मैं इक्वेशन से आपको देख लेता हूं क्या है कि मास अलग है ना, तो ये ऐसा तो है, अरे बच्चों यही तो है, ये नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा है कि नहीं, जल्दी बोलो, कौन कौन से फोर्सेस? अरे इसका वेट, हाँ इधर कौन सा फोर्स, इधर इधर कौन सा फोर्स, N2 साइन थीटा, इधर कौन सा फोर्स ऊपर, N2 कॉस थीटा, इधर कौन सा फोर्स N1, N2 कॉस थीटा, इधर N1, और एफ के किधर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने लगेगा, तो पार्टिकल्स क्या कहेंगे कि नीचे रुको, कितना म्यू के N1, म्यू के N1, और कोई फोर्स, अरे यही तो बस। हाँ इक्वेशन क्या बनेगी, मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर है a1, इक्वेशन नेट फोर्स न्यूटन क्या कह कर गए हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो नेट फोर्स कितना है ऊपर की तरफ, N2 cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू ma1, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें N2 कितना था, N2 हम लोग निकाला था 5mg/2, हाँ एक और छूट गया, तो यही से होता है, छूट जाएगा कहीं कहीं। कौन सा फोर्स, माइनस mg माइनस म्यू के N1 इज इक्वल टू ma। अब मुझे लग रहा है कर लोगे, टाइम वेस्ट है, यहाँ ma1 हो जाएगा। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, सब कुछ तो पता है, a1 आ जाएगा क्या कि नहीं, सब कुछ इसमें नोन है कि नहीं, सब कुछ पता है, तो तब तो a1 वैसे आ जाएगा। हाँ और किसका एक्सेशन निकालना, दोनों का कि एक का, इसी का निकालना तो आ जाएगा, उसका निकालना हो तो इसका तो इधर ही होगा एक्सेलरेशन, तो इसका a2 मान लेना, तो इसकी फोर्स इक्वेशन बना लेना, कर लोगे, बताओ। अब देखो आरुषि करी फोर्थ, उसने ट्राई किया है, ट्राई नहीं किया अभी, है ट्राई किया था, हाँ बहुत बढ़िया, ट्राई किया हो तो तुरंत बताऊंगा मैं, बिना ट्राई किए ऐसे नहीं ना कि टाइम पास नहीं करना है, ट्राई एक दो बार करो, उस पर जूझना होगा, तब जाके, आसान नहीं है जैसे वहां पहुंचना। करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग का हो गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सब्जेक्टिव है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी जो नीट वाले बच्चे हैं, जैसे घबराहट होगी, और अगर उनके पास कोई दवा नहीं है घबराहट की तो जा सकते हैं, उनको कोई ज़रूरी नहीं है, अगर उनको सिर्फ फिजिक्स सीखना है आगे चल करके बहुत बढ़िया, तो वो रुकेंगे, ठीक है, बाकी उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो रुक कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो और अच्छा लगेगा कि जैसे ये वाले बच्चे भी इतना अच्छा फिजिक्स जान जाए, नीट वाले। A bead of mass m is fitted onto a rod with a length of 2l and can move on it with coefficient of kinetic friction mu. At the initial moment, the bead is in the middle of the rod. The rod moves translatory in a horizontal plane with an acceleration a in direction forming an angle alpha with the rod as shown in the figure. Find the time when the bead will leave the rod. एक रॉड है और उसमें एक एक बीड जान तो बीड में एक होल होता है, और वो बीड जो है उसी किसी रॉड के ऊपर ऐसे मूव कर, स्लाइड कर सकती है, जैसे धागे में मोती ऐसे रखते हैं ना, तो वो बीड है, तो ऐसे वो उसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं ना, तो एक रॉड है और रॉड में एक बीड यहाँ पर है ना,
सबको दिख रहा है कि नहीं? तो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। अच्छा, रॉड पहले ऐसे ना होती, मान लो ऐसी रॉड होती, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर है रॉड ये। अपनी कॉपी में जब डायग्राम बनाओगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना बच्चों, और यहाँ पर बीचों बीच एक एक ऐसे ऐसे रिंग है कि नहीं? अरे बोलो। अगर इस रॉड को मैं इधर की तरफ एक्सलेट करता ए से, एक रॉड ऐसे है, ऐसे ऐसे है रॉड, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में ही है, लिखा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, नहीं समझे? ऐसे है भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर मैं यहाँ पर एक बीड है, यहाँ पर एक बीड है, और मैं ऐसे इसको ले जाता, तो क्या बीड में इस पे स्लाइड करती? अरे नहीं करेगी, इसमें क्या है, जैसे ऐसे कि ऐसा है ना कुछ, और ऐसे मैं ले जा रहा हूं, तो यहाँ पर जो बीड है वो इसमें कहाँ स्लाइड कर पाएगी? इसके अलोंग स्लाइड कर पाएगी? अच्छा, अगर इसको ऐसे करता तो बहुत तेजी से स्लाइड करती। फ्रिक्शन है इसके बीच में, शायद बीड और रॉड के बीच में फ्रिक्शन होगा कुछ ना कुछ, कुछ है कि नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना? अरे बोलो, ठीक है। अब ना तो रॉड को ऐसे खिसकाया गया है, अगर ऐसे खिसकाते तो इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू करता, तो इसके पूरे पेरीफेरी पर, पूरे पेरीमीटर के मॉलिक्यूल्स जो रॉड के कांटेक्ट में वो आपस में बॉन्डेड हो गए है ना। इस रिंग के पेरीमीटर के सारे मॉलिक्यूल्स इस रॉड के पेरीफेरी के मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है। तो जब मैं रॉड को खींचता तो ये रॉड के मॉलिक्यूल्स कहते तुम भी चलो। अगर वो नहीं चल पाते, हमें निकालना होता कि क्या तुम्हारे पास इतनी, भाई वो रिंग क्यों इधर जाएगी, रिंग को कौन आगे ले जाएगा? मैं रॉड को खींच रहा हूं तो रिंग को कौन आगे ले जाएगा? इसका फ्रिक्शन तो मैं इससे पूछता कि तुम मैक्सिमम कितना काइनेटिक फ्रिक्शन हेल्प कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू निकालते। फिर एक्सेलरेशन कॉमन वाला भाई, कि इसके पास औकात इतनी है कि नहीं वो उसके साथ चल पाएगा, यही तो। हाँ हाँ, कुछ ऐसा करते। और अभी क्या है, अभी ना तो रॉड ऐसी है ना ऐसी, इसके बीच में कोई एंगल है, ऐसा ऐसा बना हुआ है। तो अभी रॉड ऐसी है, ये है। ये रॉड सिंपल ऐसा कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और थिक कर देता हूं मैं। ये रॉड हो गई, बोलो। ये रॉड है और इसमें एक बीड है ऐसी, यहाँ पर एक बीड है। अब इसको मैं एक्सीलेट करूंगा ऐसे, इस रॉड को इधर एक्सीलेट किया जा रहा है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, बार बार मैं कह रहा हूं, वर्टिकल कोई इसमें कुछ नहीं है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है ना, बोलो। यही तो है। मिडिल ऑफ द रॉड मूव्स ट्रांसलेट, रॉड को मूव कराया गया विद एन एक्सेलरेशन ए। अब बताओ इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, जल्दी बोलो, इस रिंग के ऊपर फोर्सेस। हाँ, नॉर्मल तो वर्टिकल प्लेन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं समझे? अरे ये ऐसे तो रखी है रॉड, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे मैं ले जा रहा हूं, तो वर्टिकल प्लेन में कोई जरूरी नहीं है एन और एम जी जो लग रहे होंगे, उसकी नहीं बात करो। तो मतलब अनकन्फ्यूजन है ना, वर्टिकल मोशन तो कुछ होगा ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ हम फोर्सेस को दिखाएं तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बताओ कौन कौन से फोर्सेस, अब बताओ जल्दी। एक तो जब इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो रॉड का ये वाला पॉइंट इससे चिपकेगा कि पीछे वाला पॉइंट चिपकेगा? नहीं, इसको ऐसे ले जाऊंगा जब, तो ये वाला चिपकेगा ना। समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग शायद, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। ये रिंग जो बीड है ऐसे चिपकेगी, ऐसी। हालांकि बीड तो बहुत खाली नहीं जगह है, मेरी बात समझो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी चिपकेगी, ऐसे। अरे कोई चीज जब ऐसे है खिसकाएंगे हम, यहाँ पर है ऐसे, तो जब इसको खिसकाएंगे तो ये ऐसे चिपक जाएगा ना, आगे वाला हिस्सा चिपक जाएगा, तो फ्रंट वाला एज इससे कांटेक्ट में आ जाएगा। अब बताओ रॉड का फोर्स, रिंग पर फोर्सेस कौन कौन से? एक तो नॉर्मल रिएक्शन, अब इसके ऊपर स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर होगी, ऊपर के नीचे। अगर रॉड ऐसी है रॉड, ऐसी है वर्टिकल से थोड़ा इधर,
तो वर्टिकल से इधर ऐसी रॉड है और मैं इधर खिसकाने लगा रॉड को, तो ये स्लाइड इधर तो करेगी, अरे स्लाइड इधर तो करेगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर तो होगा ऐसे। क्या है, हमें स्लाइड कराना है जस्ट कि कुछ टाइम निकालना है पहुंचने का, तो मतलब स्लाइड करना शुरू कर चुकी है। तो स्लाइड करना शुरू कर चुकी है, तो अब देखते हैं कि ये एल लेंथ इसको ऊपर जाना है। कितना लेंथ ऊपर पहुंचना, निकलने के लिए रॉड से बाहर निकलने के लिए कितना ऊपर जाना है, एल जाना है ऊपर। ये कौन सा फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब हमें रॉड पर रहना होगा, रॉड पर जाना होगा। रॉड पर जाने से फायदा ये है कि हम लोग रॉड के रेस्पेक्ट में ही भाई ये निकालना है ना स्लाइड करते हुए। अच्छा, मैं ग्राउंड से अगर देखूंगा तो इसके दो मोशन हो जाएंगे, ये इस पर स्लाइड भी करेगा और आगे भी खिसकेगा। नहीं समझे, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा, तुम लोग अगर देख रहे हो, तो ये रिग जो ये है, ये इसके ऊपर स्लाइड भी करेगी और आगे भी जाएगी। अगर मैं रॉड पर ही खड़ा हो गया तो सिर्फ ये स्लाइड करती हुई लगेगी, रॉड पर तो मैं ही हूं, तो इसका ट्रांसलेटरी मोशन मुझे नहीं दिखेगा। तो रॉड पर जाने का फायदा ये है कि ये मुझे रिंग इधर की तरफ स्लाइड करती दिखाई पड़ेगी। लेकिन रॉड कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्या है, क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर है तो सूडो फोर्स लगेगा। तो सूडो फोर्स किधर लगता है, सूडो फोर्स जिसका बीडी बना रहे हैं उसका मास, और रॉड का जिस पर मैं हूं उसका एक्सेलरेशन, और जिस पर मैं हूं उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट, यही तो सूडो फोर्स हुआ। बस क्वेश्चन हो गया। ये एंगल थीटा वगैरह कुछ गिवन है कि नहीं, कुछ गिवन, अल्फा कौन सा, ये वाला, ये वाला, तो यही तो हुआ शायद, अरे अल्टरनेट हुआ ना ये अल्फा। अब देखो रिजॉल्व कर लेते हैं, ये अल्फा हो गया। अब हमें किधर रिजॉल्व करना है, इसका मोशन मैं रॉड के इधर की, अरे अलोंग द लेंथ ही तो देख रहा हूं, तो मुझे सारे फोर्सेस को अलोंग द लेंथ ही रिजॉल्व करना चाहिए। अरे मोशन जिधर है उधर ही तो इक्वेशन बनाना है, तो इसका मेरे रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन इधर ही तो होगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ द बीड। अरे तो अगर एक्सेलरेशन इधर है तो मुझे सारे फोर्सेस इधर चाहिए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एन का ये कंपोनेंट जीरो है क्योंकि एन तो नॉर्मल है ना, 90 डिग्री पर तो है, तो एन कॉस 90। एम ए का कितना कंपोनेंट है, एम ए कॉस अल्फा, और एम ए का एक कंपोनेंट इधर भी तो होगा, कितना, एम ए साइन अल्फा, और एम ए का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एम ए कॉस अल्फा। नहीं समझे, बस देख लो, एम ए अब उधर की तरफ एक्सेलरेशन, एम ए कॉस अल्फा माइनस एफ के कितना होता है, म्यू एन, और एन कितना होगा, म्यू एन, एम ए साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए बी। बस आ गया, ए बी आ गया कि नहीं, कितना, ए कॉमन कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा, ये कांस्टेंट होगा। रॉड का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है। तो अभी ये जो जो बीड है वो स्लाइड करना शुरू कर रही है, वो कितना डिस्प्लेस करना है बाहर निकलने के लिए, एल, बाहर निकलने का टाइम बताना है, तो एल, तो टी निकालना है, ए गिवन है, यू गिवन है, एस गिवन है, टी निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। अब कर लोगे, क्या वैल्यूज गिवन है कि एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिलेगा आंसर, एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिलेगा, कर लोगे, लिख लो इक्वेशन जल्दी, कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट, जागृति, पार्थ, जितिशा, हर्षिता, जयश्रुत, एनी No, sir. डाउट, नो सर। हो गया, अरे बोलो नेक्स्ट, जो ट्राई किया नहीं हुआ। हर एक क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो तो तुम्हारे अंदर थॉट डेवलप हो जाएंगे कि सोचना कैसे है।
घबराहट खत्म कर हो जाएगी तो काम हो जाएगा। मेन जो दिक्कत है वो घबराहट से है, और लगता है कि मुझे नहीं पता, इसमें सब कुछ पता है सबको। किसको नहीं पता क्या कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, किधर लगेगा कितना लगेगा ये भी पता है, लेकिन नहीं अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं होती, डर जाते हैं। और डर कैसे खत्म होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तब डर खत्म होगा। नेक्स्ट बताओ जल्दी। अरे इसके सारे हो गए बाकी? हाँ, तो आगे बस खत्म चैप्टर, और कहीं नहीं? हाँ जो किया, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, तो और जिसने किया उससे देखो समझो। और कोई नहीं? समर, और नहीं पूछना कोई? जिसमें टाइम ज्यादा लगा हो? हम्म, पेज नंबर 20, पेज 20 क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 8, एडवांस्ड है, बहुत आसान, लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों हर्ष? बस फोर्सेस हमें देखना है और रिजॉल्व करना है। सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़े? क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। 8, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 8, सबने पढ़ लिया? किया है कि नहीं है अनमोल? क्वेश्चंस किए कि नहीं? चैप्टर हो गया उधर? अच्छा, सेंटर ऑफ मास नहीं, तो इसके बाद वर्क एनर्जी पावर, तो सेंटर ऑफ मास चलेगा इसके बाद। सिस्टम ऑफ पार्टिकल ने सेंटर ऑफ मास अलग से है कि कोलिजन। जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ बच्चों? जागृति, डिड यू ट्राई दिस क्वेश्चन? पार्थ? No, sir, not this one. In the arrangement shown in figure, the mass of the rod M exceeds the mass of the ball. The ball has an opening permitting it to slide between along the thread. A ball is a kind of bead. This can slide on the thread through a hole, है ना? But that is not absolutely free. Hole is, it is constrained to कुछ ना कुछ उसमें फ्रिक्शन मिलेगा। एक तो है होल का डायमीटर इतना ज्यादा हो कि फ्री फॉल हो जाए, तो थ्रेड में फ्री फॉल नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? तो बिना पढ़े ही मैं गेस कर रहा हूं कि बीड का जो होल है वो और थ्रेड का जो डायमीटर है इस तरीके से होगा कि वो धीरे धीरे स्लाइड करके आती, फ्री फॉल नहीं होगा। अगर फ्री फॉल होता तो थ्रेड में टेंशन ही नहीं आ पाती। सोचो, उधर वाला गिर रहा है फ्री फॉल, तो थ्रेड में टेंशन ही नहीं जनरेट होगा, तो इधर वाला फिर फ्री फॉल में हो जाएगा। नहीं समझे? Mass of the string and the friction is an excellent at the initial moment the ball was located opposite the lower end of the rod. When set free, both bodies began moving with constant accelerations. Find the friction force between the ball and the thread. If t seconds after the beginning of the motion, the ball got opposite the upper end of the rod length equals L. हमें क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। So let us draw free body diagram of the two blocks, two bodies. One is the rod and the other is the ball with a hole that can slide. So to simplify, let us first draw the FBD of the rod. थोड़ा सिंपल लगेगा कि रॉड कैसे, कौन कौन से फोर्सेस?
अरे ये तो बताओ भाई, इतने दिन से पढ़ रहे हो, जल्दी बोलो। mg। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है? नॉर्मल रिएक्शन तब होता है जब सॉलिड सॉलिड कांटेक्ट में हो। सो टेंशन, वेरी गुड। किधर जाएगा एक्सेलरेशन? ये नीचे गिरेगा क्योंकि मास ज्यादा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन a1 मैंने कह दिया। क्या कह दिया? a1 कह दिया। कोई डाउट? इक्वेशन चाहो तो लिख लो साथ ही साथ। क्या? mg माइनस टी इज इक्वल टू m a1। a1, व्हाई नॉट a? देखो अब इस बॉल का एपरी ड्रॉ करते हैं जिसमें होल भी है। अरे ठीक है मेरे, ये समझ रहे हो बच्चों? कौन सा फोर्स? mg। और किधर काइनेटिक फ्रिक्शन? किधर? ये किधर स्लाइड कर रहा है थ्रेड पर? नीचे नीचे? नीचे ही करेगा कि ऊपर करेगा? नीचे करेगा। तो ऊपर कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन यही निकालना है। तो म्यू एन हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि मुझे यही निकालना है। हाँ, और कोई फोर्स? नो फोर्स नहीं। टेंशन भी तो होगा। टेंशन ही फ्रिक्शन है, अभी तो मैंने बताया। अगर फ्रिक्शन ना होता तो टेंशन ही नहीं होता। नहीं समझे मेरी बात? किसी थ्रेड को, किसी थ्रेड के मॉलिक्यूल्स टेंशन में कब आएंगे? जब उनको कोई खींचेगा। तो फ्रिक्शन के कारण ही तो टेंशन होगा। अगर मैं किसी थ्रेड को छोड़ दूं, मान लो एक एक पुली है और इस एंड पर एक रॉड है हैवी, और इसको मैंने ऐसे उंगलियों के बीच में पकड़ रखा है, अगर मैं छोड़ दूं तो बताओ थ्रेड में कितनी टेंशन होगी? तो मेरे पकड़े रहने से तो टेंशन है। तो मैं इसको जो टाइटली ऐसे होल्ड कर रहा हूं, तो मैं इसको जब रोकना चाहता हूं तभी तो टेंशन है। तो इस एंड को कौन रोकना चाहता है? फ्रिक्शन। बीड और इसके बीच का फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ही टेंशन है। नहीं समझे? हम्म, जल्दी बोलो। तो हो गया होगा अब तो। पहले बीट कहाँ थी इनिशियली? ऊपर ही रही होगी कहीं। ये बीट उसके उस रॉड के ऊपर रही होगी। क्यों? ये ठीक है ना? ये तो क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है क्या? हाँ, सोचो। मुझे तो नहीं लग रहा कोई डाउट। सही तो है ये। इक्वेशन क्या बनेगा? ये नीचे आ रहा है कि ऊपर? नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है। अरे नहीं, अगर मेरा मानना गलत होगा तो अपने आप नेगेटिव, परेशानी नहीं होना है। मान लो ऊपर जा रहा होता तो E2 नेगेटिव आ जाएगा, तुम क्यों परेशान हो? है ना, मैथ्स बहुत एफिशिएंट है। तुम्हें सही कर देगा अगर तुम मैथ्स को सही करोगे। अब मैथ्स ही तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें कैसे सही करेगा? तो इक्वेशन क्या बनेगी? इसका मास स्मॉल m है, माइनस टी कह लो या एफ एस कह लो, तो क्या एफ एस निकालना है? अरे जल्दी बोलो। उसको भी एफ एस लिख देते हैं। हाँ, तो क्या इक्वेशन? एम जी माइनस एफ एस इज इक्वल टू m a1। अब एक्सेलरेशन अलग अलग होगा क्योंकि ये कंस्टेंट तो है नहीं, थ्रेड की जो लेंथ है वो कांस्टेंट तो है नहीं। तो एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, नहीं तो ये तो ऊपर जाना चाहिए। अगर थ्रेड से बंधा होता, अगर, तो फोर्सेस वही होते टी एन एम जी। इसमें फ्री होने में और बंधे होने में, अगर दिस स्फीयर वॉज टाइटली क्या निटेड, क्या बोलेंगे, अटैच्ड टू द स्ट्रिंग,
अगर स्ट्रिंग से अटैच्ड होता तब तो ये अगर नीचे आता तो ये ऊपर जाता। यही डिफरेंस है उस क्वेश्चन में, जबकि ये अटैच्ड होता और जब फ्री है स्लाइड करने के लिए, सिर्फ यही डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें एक्सेलरेशन इक्वल मान लिया होगा, ये कुछ और गलती की होगी, मुझे पता नहीं कि इसमें क्या और गलती की होगी। क्या गलती की थी? जैसे एफ और टी में कुछ गड़बड़ की थी क्या? क्या नहीं? अरे ये सर क्या मतलब है? एफ को एफ ही रहने दिया था, तो 3 अननोन्स आ गए होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब तुम एफ को टी नहीं जान पाओगे कि एक ही एफ के और टी एक ही है, तो अननोन्स बढ़ जाएंगे, तो सॉल्व ही नहीं होगा। देखो एफ के, अरे यहाँ क्या लिखना चाहिए? एफ के लिखना चाहिए, एफ लिख देता हूँ, चलो ठीक है, चलो एफ के लिख देता हूँ, फिर बाद में भूल जाओ कहीं। तो हमें क्या निकालना है? एफ के की वैल्यू निकालनी है। यहां से एम दोनों का सेम है क्या? तो यहां से ए2 कितना हुआ? ए2 कितना हुआ? जी माइनस एफ के बाई एम हुआ। और ए1 कितना हुआ? जी माइनस एफ के बाई कैपिटल एम हुआ। जल्दी बोलो बच्चों। अब अगर दोनों स्लाइड कर रहे हैं और एक दूसरे को पार करना है, जैसे मान लो ये जो रॉड था ये इस यहां पर कहीं था, मान लो स्टार्टिंग में, अरे इसके बगल में था ना यहाँ, और स्लाइड करते 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 मान लो यहां पहुंच गया। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन निकालना है हमें। भाई इसके रेस्पेक्ट में कितना तेजी से एक्सीलरेट, दोनों तो एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो हमें एक को रोकना पड़ता था, याद करो, रिलेटिव मोशन। तो मैं निकालना चाहता हूं क्या? अगर मैं ये निकालना चाहूं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉड व्हेन सेट फ्री, तो दोनों को एक साथ छोड़ा गया था, दोनों इनिशियल वेलोसिटी 0 ऐसा हो गया। और हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉड, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ये रिलेटिव का फॉर्मूला है। बॉल का एक्सेलरेशन कितना है नीचे? a1 की नहीं a2, कितना मैंने माना था भाई? कितना नीचे a2, और ए रॉड नीचे a1 क्या? अरे यार रॉड का भी तो नीचे a1 है, बॉल का भी तो नीचे a2 है, तो नीचे मतलब माइनस, नीचे का काम कौन करता है मैथ्स में? माइनस, माइनस a2 माइनस नीचे a1, तो क्या आ गया ये? a1 माइनस a2, तो ये ए बी आर आ गया। डिस्प्लेस कितना करे इसके रेस्पेक्ट में, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो कि एक एंड से दूसरे एंड पर चला आए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉड माइनस एल, नीचे आ रहा है ना, मैं तो नीचे मान रहा हूं। अगर मेरा मानना गलत होगा तो सब सही हो जाएगा। अब बस, और टाइम टी दिया है क्या? तो टी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यू गिवन है, ए हम निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे तो एफ क्या आ जाएगा? कौन सा फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इधर जल्दी लिख लो ताकि उधर मुझे बता देना क्या क्या है, और कोई डाउट हो तो बताओ। वेरी इंटरेस्टिंग। दिमाग खुलता है सिर्फ पढ़ाई करने से, तुम्हें कोई ठग नहीं पाएगा कि रास्ते में जा रहे थे और पैसा छीन लिया, है ना? तुम्हें कोई जैसे वो फोन आते नहीं है कि ऐप करो ये करो, मूर्ख बना के पैसे निकाल ले, वो नहीं कर पाएगा। हो सकता तुम ही कर लो, उनका उल्टा हो जाए। हम्म हालांकि एएसपी सर से निकाल लिया था किसी ने, एएसपी सर जो आज तो आईटीएन है, लेकिन वो सामने सामने बस हम बात करते करते सामने बस पैसे चले गए उनके। वो कह रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम पैसे मेरे, ऐसे कहते कहते वो बस, उसके बाद गाली गलौज होता है, बात खत्म हो जाती है। जल्दी यहाँ लिख लिया सबने? अब आगे करें उधर इस पेज पर, किसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा ताकि इसी पेज पर हो जाए। पेज बचेगा तो मतलब बढ़िया रहेगा, ट्री बचेंगे ट्रीज, इससे थोड़े कोई मतलब। देखो तो अब देखो क्या आ गया, हमें क्या निकालना था? जल्दी बोलो। एस इज इक्वल टू एस बी आर इज इक्वल टू यू बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉड टी प्लस हाफ ए बी
आर टी स्क्वायर, ये माइनस एल है क्या, ये जीरो था, पूरा टर्म ही जीरो हो गया। हाफ ए बी आर क्या था, ए वन माइनस ए टू क्या, इंटू टी स्क्वायर। सो ए वन माइनस ए टू इज इक्वल टू 2L 2L माइनस 2L बाई टी स्क्वायर। बोलो, तो इसका मतलब क्या है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2L बाई टी स्क्वायर। अरे तो A2 कितना था, A2 माइनस A1 को G कैंसिल आउट हो गया, F के कॉमन हो गया क्या, A2 माइनस A1 1 बाई M माइनस, ऐसा क्या, ऐसा क्या, सही है। तो F के देखो यहां से कितना हो गया, 2mml ओवर, उल्टा डायरेक्शन था देखो कुछ, m माइनस एम, ये चीज नेगेटिव है। अरे स्मॉल m कम है ना, तो सब उल्टा सही कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे, हर जगह उल्टा हो जाएगा तो सब सिचुएशन चेंज जाएगी। चेक करो आंसर इसका, एफ के की वैल्यू ये आ जाएगी, तो हमें यहाँ पर स्मॉल एम माइनस, क्या मैंने सही किया है कि नहीं है, तो एफ के की वैल्यू जो आ जाएगी, सब कुछ हमें चेंज करना होगा उल्टा, क्योंकि एफ के की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस साइन यहाँ आ रहा है, माइनस 2mm इंटू एल बाई कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर। आंसर चेक करो, इसकी माइनस नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने फ्रिक्शन उल्टा ले लिया था, वो नीचे कहीं स्लाइड कुछ कर रहा होगा, कुछ ऐसा है, एक्सेलेरेशन उल्टा ले लिया, कुछ ऐसा किया होगा, तो उससे कोई परेशान नहीं हो रहा, सब कुछ बस अच्छे से करते जाओ तो वैल्यू आ जाएगी। एनी डाउट, एनी डाउट, जागृति, पार्थ, जयश्रुत, नो सर। No, sir. नेक्स्ट बोलो, एनी अदर क्वेश्चन, हो गए सारे, बहुत बढ़िया, 12 हो गए, 12 सब कर लिया तुम लोगों ने। ये बच्चे जो है अनमोल 11th में है और 5 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है, तुम लोगों ने नहीं किया था। तो क्यों नहीं करते थे, क्योंकि टाइम जैसे स्कूल स्कूल के चक्कर में रहता था, और ये डमी है, लेकिन टाइम इज इरिवर्सिबल, you can tell to others, you tell others, you promote others for non-attending approach, inculcating this behavior, not going into school to schools, तो बहुत सारे बच्चे और फ्री हो जाएंगे, बहुत और खराब हो सकते हैं। तो वो तो सबके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई बहुत सारे बच्चों को मैंने करा दिया नॉन अटेंडिंग, अब वो उतना वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो दिस इज क्वाइट सब्जेक्टिव। आगे बोलो, हो गया, WEP के क्वेश्चंस करते हैं, पूरा मॉड्यूल डिस्कस हो गया है ऑफिशियली, क्योंकि किसी ने और पूछा नहीं है। तब भी अगर आप बीच में कोई क्वेश्चन करते हो, ये सिर्फ आपके ब्रेन के रिफाइनमेंट के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप एग्जाम में पास होगे कि फेल होगे, इसका बहुत मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब है कि तुम्हारा दिमाग शार्प हो जाएगा, तुम चीज़ों को समझ पाओगे। जो बहुत लोग बात करते हैं ना, तुम ब्रीफ में कोई बात कहोगे जो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, समझ जाओ तुम होशियार हो चुके हो जब तुम्हारी बात ना समझ पाए बहुत लोग, और तुम उनकी बात सारी समझ जाओ। इसके लिए फिजिक्स पढ़ना है ना। लोग जानते हैं कि जैसे हमें पढ़ा रहे हैं, बहुत पेरेंट ऐसे कि आप जो है जेई का पढ़ा रहे हो, आपने धोखा दे दिया, कहा था कि स्कूल का पढ़ाओगे, हद है, मतलब ये तो मतलब तो अब इसीलिए मैंने ये कर दिया कि संडे को पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा, जो रेगुलर वीकडेज हैं उसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे मैं बुद्धि तो तुम्हारी सही कर रहा हूँ, तो उसमें गुस्सा जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, ज्यादा तो नहीं पढ़ाओगे, हद है यार, तो अजीब है।
एक आए थे पेरेंट कह रहे, वो एक टीचर हैं जो पांचों पढ़ा देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, सब उन्हीं को हम पढ़वा लेंगे उनसे। अरे सब पढ़ा लेते हैं, वो भी तो पढ़ा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सबका मतलब उन्होंने कहा सब पढ़ाते हैं, एक ही टीचर हैं, सब पढ़ा लेते हैं। अब मुझे पता नहीं, हम तो इसी में नहीं कर पाते, अभी बहुत सारे चीजें सीखने को मिलती हैं। WEP, वर्क एनर्जी पावर का मॉड्यूल ओपन करो, सबके पास है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, सेक्शन ए में कोई डाउट? एनी डाउट? सेक्शन बी? Section A, yes, sir. सेक्शन ए, Yes, sir. विच वन? Sir, A5. A5, okay, A5. So I tried it with the work energy theorem as well, but हाँ I हाँ, was yes not. yes, that will only the way to solve this question. तो Okay, हो sir. जाना चाहिए तब तो। लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, से v आ जाएगा √U/2U/g। देखो तब भी देख लेते हैं। WEP, work energy power. Figure shows a particle sliding on a frictionless track with which terminates in a straight horizontal section. If the particle starts slipping from point A, how far away from the track will the particle hit the ground? तो जैसे यहां से ट्रैक से इसने ये फिसलना शुरू करता है, so it was at some height initially and finally it lowers its height. This is 1 meter ना, बोलो। Initially, the particle was at a height of 1 meter from the ground, and finally, when it reaches to this point, it is only at a height of half meter, isn't it? बोलो। The surface must be frictionless, है क्या? कहीं लिखा होना चाहिए। Yes, sir. Frictionless track. So let us see how many forces acted during its motion from initial to final point. And let us apply work energy theorem. क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं? यहाँ पर कुछ स्पीड से आएगा, जब स्पीड से आएगा तो ये बाहर गिरेगा, तो कितना दूर जाकर गिरेगा ये हमें बताना है, रेंज। इसके बाद प्रोजेक्टाइल हो जाएगा ना ये, तो हमें रेंज बताना है। तो रेंज के लिए हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो रेंज का एक फॉर्मूला लिखवाया था हम लोगों ने, लिखा था रेंज इज इक्वल टू इन दिस केस क्या, v2 इंटू √2h/g। तो मुझे रेंज निकालना है, किस हाइट से गिरा है, ये h गिवन है, तो मुझे क्या चाहिए, v2। एंड फॉर कैलकुलेटिंग v2, इनिशियली ये 0 है क्या, इट स्टार्ट स्लाइडिंग लिखा है क्या, क्या लिखा है, स्टार्ट स्लिपिंग, Yes, sir. है ना। तो v1 0 है, तो v1 0 है, v2 निकालना है। सो whenever you have to calculate final speed, then the option that we have is using work energy theorem। क्या, work energy theorem with states work done by all forces, work done by all forces is equal to change in kinetic energy। all forces के नाम पर कौन कौन से, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन है ही नहीं, बस इज इक्वल टू डेल्टा के। नॉर्मल हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट, और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, कहीं भी जाएगा, समझो बात को जागृति। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, so work done by normal is 0, isn't it? Yes, sir. So what is gravitational work? mg इंटू जितना नीचे आया है, mg इंटू हाइट, याद करो, वेट इंटू जितना नीचे गिरा, तो कितना नीचे गिरा है इनिशियल लेवल से, बीच में कोई मतलब नहीं होता। ग्रेविटी के वर्क को निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल, बीच में कहाँ गया उससे मतलब नहीं है, तो कितना नीचे आ गया। सो m इंटू जी इंटू हाफ मीटर is equal to half m v2 square minus half m v1 square. So m cancels out and we get v2 as क्या, अरे 2 कट गया, कितना आया, √g। Yes, sir. तो if I write v2 as √g will cancel out, अरे
इफ आई राइट V2 एज रूट जी, तो एक रूट जी यहां भी तो है, so this is root 1, answer is 1 meter. Any doubt? No, sir. Next. आगे सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन सी नहीं किया भाई, हाँ, C10, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर C10, 10th क्वेश्चन। होगा तुम्हारे में भी होगा, हाँ। C10. Initially, the spring is undeformed. When the system is released from rest, assume no friction in the pulley, find the maximum elongation of the spring. Maximum elongation बताना है। शुरुआत में सीधा मैं अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, लेट अस अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम for the system. In the system we have a spring and a mass. बोलो, रिलीज किया गया है तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अगर हम सिस्टम में बात करें तो कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है? कौन कौन से फोर्सेस? ग्रेविटेशनल और टेंशन और स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। एनी अदर फोर्स? नो अदर फोर्स। अरे बोलो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अच्छा, ये अभी रिलीज किया गया है तो इनिशियल काइनेटिक कितना था? 0। और जब ये मैक्सिमम इलांगेशन हो जाएगा स्प्रिंग में, उसमें मतलब स्प्रिंग की लेंथ बढ़ना खत्म हो, रुक गया एक मोमेंट के लिए। मैक्सिमम इलांगेशन का मतलब क्या होता है? देयर इज नो फर्दर extension in the spring. This means at a particular point, the spring is not stretching, so momentarily it is at rest. So every points connected with the spring is at rest. Huh? So when it is elongated maximum, then the block is also momentarily at rest. And at that particular instant, I am going to apply working theorem. जिस समय रुका वहीं लगा दिया मैंने, तभी तो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। उसके बाद तो स्प्रिंग कम होने लगेगी फिर से। अब बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लो मैंने मान लिया कि नीचे कितना नीचे गया, h नीचे गिरा, कितना? h नीचे। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? अरे 2 mgh, 2 mgh। टेंशन का वर्क क्या है? टेंशन का वर्क 0 होता है। टेंशन का वर्क अगर देखें, स्प्रिंग फोर्स का वर्क हम कर लेंगे क्योंकि यहां पर टेंशन ही स्प्रिंग फोर्स है, टेंशन ही स्प्रिंग फोर्स है ना? टेंशन ही स्प्रिंग फोर्स है। तो क्या लिखा जाएगा? टेंशन का वर्क हमें नहीं, हमें या तो टेंशन लिख लो या तो स्प्रिंग फोर्स, दोनों नहीं लिख सकते यहाँ। मेरी बात समझो, यहाँ दोनों टर्म्स हमें नहीं लिखने चाहिए। एक ही चीज है ना, जैसे स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग कहीं मैंने पढ़ाया था, अगर स्प्रिंग किसी थ्रेड से अटैच्ड है तो स्प्रिंग फोर्स ही टेंशन है। तो यहाँ ये टर्म हम एडिशनल नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिख लो? स्प्रिंग फोर्स का वर्क। स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या होता है? हाफ इंटू के इंटू इनिशियल एक्सटेंशन डिफॉर्मेशन स्क्वायर माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन स्क्वायर। बस हो गया कुछ? पार्थ, यस सर। ये समझ में आया कैसे किया? यस सर। देखो आंसर चेक कर लो। और किसने पूछा था ये तो 4 mg/k आ रहा है क्या?
हाँ, 2 mg इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। हाँ, लेकिन सावधान रहना है, कभी कोई गड़बड़ हो जाएगा। अभी फ्रिक्शन भी आ जाता तब ये यूज करते ना, तो यही पहले से यूज करो। तो ये ज्यादा हैबिट डालो कि ऐसा, हालांकि वो भी चल जाएगा लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ हो सकता है। वर्क एनी थ्योरम ज्यादा यूजफुल है, वो उसमें कहीं नॉन कंजर्वेटिव अगर बीच में आ जाएगा तो गड़बड़ होगा, या तो इतना अलर्ट रहो तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलो, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, हाँ, पार्ट 2 में पूछो। पार्ट 2 A8। पार्ट 2 A8 नीट में आएगा। A8 पार्ट 2, एक्सरसाइज 1, नीट या स्कूल एग्जाम में आ सकता है। पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो गिवन है। देवीना, फोर्स कितना है देवीना, बताओ? हम्म 4i कैप प्लस 3k कैप। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? कहां से कहां गया? R1 से R2 गया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते समय जहां गया उसके में से घटा दो जहां से आया। तो R2 माइनस R1, तो 14 माइनस 3 11i कैप, और 13 माइनस 2 प्लस 11j कैप। प्लस 15k कैप। बस, फोर्स कांस्टेंट तो है, F डॉट एस कर दो। नहीं समझे? तो 11 फोर्स 14, 11 वंस 11, 15 थ्रीज 45। कितना आ गया? ये क्यों पूछा था देवीना? नीट का एक टफ क्वेश्चन बन गया। नीट वाले बच्चे ही कहते हैं कि बहुत टफ आया था पेपर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नीट वाले पेरेंट्स को मूर्ख बनाते हैं, यार बहुत टफ आ गया, पेरेंट्स भी कहने लगते हैं। ऐसे होता ही है, जो जेई की जो तैयारी करें, एकदम से नीट का पेपर दे दो तो टिक करोगे सिर्फ। बायो ले लेना चाहिए साथ में, बायो ले लो साथ में, मैथ्स भी होना हो, और अच्छे से अगर एफर्ट कर लो तो वैसे ही कर दो। कभी उसमें मेडिकल कोई मतलब ही नहीं है। तो फिजिक्स के कारण तो नहीं होगा, बाकी बायो नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है। ऐसे आता है। तो ठीक है, हमें लग रहा है कि ये सारे डाउट्स तुम्हारे हो गए जितना तुम लोगों ने पूछना था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज फॉर 11th क्लास, एंड इसके बाद 12th वाली क्लास होगी, वो जो रुकेंगे। बाकी तुम लोग, अच्छा आंसर की, हाँ मैं भेज दूंगा अभी सर्च करके, उसी में कंप्यूटर में है, वो खराब हो गया, बनने गया है, तो मुझे लग रहा आ जाएगा। या कहीं आंसर किसका मिला किसी को क्या? अरे जागृति, डिड यू इन्वेस्टिगेटेड Yes, sir. अबाउट आंसर की? तुम्हें पता होता ना कई बार कहाँ का पेज कहाँ छप गया है। Sir, I tried searching through the modules that you had sent in on WhatsApp, but I could not find the answer key for this one. हाँ हाँ, क्योंकि इसने एक दिन बताया था कि कहीं का किसी पेज में छपा हुआ था। सो इसके बाद के चैप्टर जो होगा उसके साथ ये क्लब हो गया होगा। इसके बाद का चैप्टर सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के फर्स्ट पेज के पहले एक पेज अटैच हो गया होगा, और वहां से डिलीट कट करते समय कट नहीं हुआ सही से, तो मैं सर्च करके भेजता हूँ। लेकिन अच्छा है कि बिना आंसर के क्वेश्चन करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में यही होता है ना, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट नोइंग द आंसर, सो दैट इज मोर डेडली। ठीक है, तो आरुषि तैयार जाने के लिए? बहुत बढ़िया। मैथ्स की क्लास हो जाएगी शाम तक मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, अगर मैथ्स के ग्रुप में किसी को कन्वीनियंट टाइम कोई ड्रॉप कर, सर से बात कर लो। तुम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हो, जागृति, पार्थ और तुम लोग मैथ्स वाले सर से, वो मेरे थ्रू बात करते हैं, गलत है ना। जैसे सीधी बातचीत करो उनसे, टाइम पूछ लो क्या होगा, क्या कन्वीनियंट टाइम होगा, आपने भी डिस्कस कर लो। ठीक है, तो मुझे मतलब और भी काम कर लो ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अननेसेसरी चीजों में मैं क्यों फंसा रहा हूँ।
पढ़ने का मौका मिल जाए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.